डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को हर्ट मानिया के दूसरे भागों के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हर्ट मानिया के सिस्टमेटिक पोजीशन, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स, हैबिटेट, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तथा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया था। आज मैं उसके लोकोमोशन और मूवमेंट तथा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले लोकोमोशन और मूवमेंट। एडल्ट हर्ड मानिया एक स्थानबद्ध या सेसाइल प्राणी होता है। इनमें शरीर का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, केवल उसी के कारण से इसमें मूवमेंट होता है। यह केवल उस समय ही होता है जब एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन से पानी बाहर पिचकारी के रूप में आता है। बॉडी बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के संकोचन के कारण तथा साइफन्स का कॉन्ट्रैक्शन एनुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। इस प्रकार हर्ड मानिया में लोकोमोशन नहीं मिलता, लेकिन शरीर में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो उसमें उपस्थित मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होता है। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ब्रैंकियल अपर्चर या माउथ से स्टार्ट होती है और यह बक्कल कैविटी में खुलती है। बक्कल कैविटी एक ट्यूब की तरह होती है जो कि ब्रैंकियल साइफन के समानांतर होती है। इसे स्टोमोडियम भी कह सकते हैं। बक्कल कैविटी फिर आगे फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स एक बड़ी संरचना होती है। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के मिलने वाले स्थान पर हाईली ब्रांच्ड ब्रैंकियल टेंटिकल्स का सर्कल उपस्थित होता है। ये टेंटिकल्स चलनी की तरह से काम करते हैं और ब्रैंकियल सैक में आने वाले वाटर करंट को या जल की धारा को छानते हैं, जिसके कारण केवल बहुत सूक्ष्म कण ही अंदर पहुंच पाते हैं। टेंटिकल्स कीमोरेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कार्य भी करते हैं। फेरिंग्स दो भागों में बटी होती है। पहला स्मूथ छोटा भाग जो कि नॉन सिलिएटेड होता है, इसको प्री ब्रैंकियल जोन कहते हैं। यह टेंटिकल्स के पीछे स्थित होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट ब्रैंकियल सैक कहलाता है। प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक के बीच में एक जोड़ी समान दूसरे के समीप स्थित सिलिएटेड रिजेस उपस्थित होते हैं, जिन्हें पेरीफेरिंजियल बैंड्स कहते हैं। पेरीफेरिंजियल बैंड्स एक पेरीफेरिंजियल ग्रूव को घेरे रखते हैं। अग्र सिलिएटेड बैंड कंप्लीट वृत्त या रिंग के रूप में उपस्थित होता है, जबकि पोस्टीरियर बैंड अपूर्ण होता है और यह डॉर्सली हाइपरफेरिंजियल ग्रूव या डॉर्सल लैमेला के रूप में होता है तथा वेंट्रली यह एक जोड़ी लेटरल सिलिएटेड बैंड्स में जुड़ जाता है, जो कि एंडोस्टाइल के समीप स्थित होते हैं। नीचे हम इस डायग्राम में एंडोस्टाइल का टीएस देख रहे हैं। ब्रैंकियल सैक एक बड़ा स्पेशियस और लार्जेस्ट पार्ट है। यह इसकी लेटरल वॉल्स बास्केट वर्क के रूप में बनी होती है, जो कि इसके
गिल स्लिट्स के सब डिविजन्स के कारण से बनती है। ये कई गिल स्लिट्स डिवाइड होकर कई स्टिग्मेटा के रूप में होते हैं। स्टिग्मेटा प्रत्येक ब्रैंकियल सैक की प्रत्येक साइड में लगभग 2 लाख की संख्या में उपस्थित होते हैं। ये लंबवत या लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं और ट्रांसवर्स या डोर्सल वेंट्रल रोज में अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में एक्सटर्नल या बाहरी ट्रांसवर्स तथा आंतरिक लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं, जिनके कारण इन ब्रैंकियल सैक की वॉल्स में रक्त परिवहित होता है। ये बार्स ब्रैंकियल सैक की दीवारों को आयताकार स्टिग्मेटिक एरियाज में डिवाइड कर देती है। प्रत्येक एरिया में 18 से 20 तक स्टिग्मेटा होते हैं। स्टिग्मेटा को क्रॉस करते हुए ट्रांसवर्स इंटरसिग्मेटिक सेगमेंटेड बार्स प्रेजेंट होते हैं। इस बास्केट के इनर सरफेस पर कई ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स उपस्थित होते हैं, जो कि इस सैक की कैविटी में उभरे रहते हैं और इसमें कई खोखले पैपिली उपस्थित होते हैं। ब्रैंकियल सैक की पूरी सतह, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स और स्टिग्मेटा होते हैं, सारी की सारी संपूर्ण सतह सिलिएटेड होती है या जिसमें सीलिया उपस्थित होते हैं। ब्रैंकियल सैक वेंट्रली या अधर रूप से इसकी साइड की जो वॉल्स होती हैं, वो एक नैरो ग्रूव या एंडोस्टाइल द्वारा सेपरेटेड रहती है। एंडोस्टाइल को हाइपोफैरिंजियल ग्रूव भी कहते हैं। हाइपोफैरिंजियल ग्रूव या एंडोस्टाइल पोस्टीरियर पेरीफैरिंजियल बैंड के मार्जिन से स्टार्ट होकर मिड वेंट्रली उपस्थित होता है और ईसोफेजियल ओपनिंग के कुछ दूरी पर एक पिट के रूप में समाप्त हो जाता है। एंडोस्टाइल ग्रूव कई सीलिएटेड सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा लाइंड रहता है। जैसा कि हमने पहले एंडोस्टाइल के टीएस के डायग्राम में देखा था, एंडोस्टाइल में 5 सीलिएटेड ट्रैक उपस्थित होते हैं और 4 ग्लैंडुलर सेल्स के ट्रैक उपस्थित होते हैं। ये सीलिएटेड सेल्स के जो ट्रैक हैं, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ, इस तरह से दोनों साइड में 2-2 ट्रैक होते हैं और एक बीच में ट्रैक होता है जिसमें बहुत लंबे सीलिया होते हैं। तो ये सीलिएटेड ट्रैक हैं जिनमें सीलिया उपस्थित है। इसके अलावा इनके एकांतर क्रम में ग्लैंडुलर सेल्स का ट्रैक उपस्थित होता है। ग्लैंडुलर सेल्स यानी कि ग्रंथिल कोशिकाएं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ये 4 ट्रैक होते हैं। तो एक ट्रैक ग्लैंडुलर सेल्स, फिर सीलिएटेड सेल्स का ट्रैक, फिर ग्लैंडुलर सेल्स, फिर सीलिएटेड सेल्स का ट्रैक। इस तरह से ये दोनों ट्रैक एक दूसरे के एकांतरित उपस्थित होते हैं। ब्रैंकियल सैक के डोर्सल साइड में इसकी लेटरल वॉल्स हाइपरफैरिंजियल ग्रूव या डोर्सल लैमिना द्वारा सेपरेटेड रहती हैं, जिसमें 20 से 30 तक टंग लाइक प्रोसेसेस उपस्थित होते हैं, ये जिनको लैंग्यूएट्स कहते हैं। ये ब्रैंकियल कैविटी में लटके रहते हैं। ये लैंग्यूएट्स राइट साइड में कर्व्ड रहते हैं या वक्रित रहते हैं तथा सीलिया द्वारा ढके रहते हैं। डोर्सल लैमिना अग्र भाग में पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल ग्रूव द्वारा सतत रहती है तथा पोस्टीरियरली डोर्सल लैमिना इसोफेगस में खुलती है।
ब्रैंकियल सैक ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस छोटा थिक वॉल्ड एक छोटी थिक वॉल ट्यूब है जिसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत सिलिएटेड रिजेस होती हैं। ईसोफेगस आगे इस स्टमक में खुलता है। स्टमक का पोस्टीरियर हाफ या उसके पश्च आधे भाग में पाइलोरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जो कि लीवर द्वारा आने वाली लीवर से आने वाली 10-11 डक्ट्स यहाँ पर खुलती हैं। स्टमक थिन वॉल्ड इंटेस्टाइन में खुलता है जो कि एक यू शेप्ड ट्यूब है। यह एक प्रॉक्सिमल वेंट्रल या डिसेंडिंग लिम्ब तथा एक डिस्टल डॉर्सल या असेंडिंग लिम्ब का बना होता है। ये दोनों आगे की तरफ मिल जाते हैं। इस तरह से एक इंटेस्टाइनल लूप बन जाता है और इस लूप में लेफ्ट गोनेड ये लूप लेफ्ट गोनेड को घेरे रखता है। इंटेस्टाइन एक छोटे नैरो ट्यूब में खुलता है जिसे रेक्टम कहते हैं और रेक्टम क्लोएका एनस के द्वारा क्लोएका में खुलता है। क्लोएका एट्रियल अपर्चर द्वारा बाहर शरीर के बाहर खुल जाता है। यह डायग्राम पूरे एलिमेंट्री कैनाल को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी फिर आगे फेरिंक्स में खुल रही है। बक्कल कैविटी फेरिंक्स के 2 भाग हैं, पेरीफेरिंजियल जोन और ब्रैंकियल सैक। इनके बीच में टेंटिकुलर रिंग प्रेजेंट है। टेंटिकुलर रिंग उसके बाद फिर हम देख रहे हैं पेरीफेरिंजियल बैंड्स। पेरी पेरीफेरिंजियल बैंड का पोस्टीरियर पेरीफेरिंजियल बैंड पीछे वेंट्रल साइड में एंड्रोस्टाइल से सतत है और डॉर्सल साइड में ये डॉर्सल लेमिना से जुड़ा हुआ है। डॉर्सल लेमिना से नीचे की तरफ ये लैंग्यूएट्स निकल रहे हैं जो कि ब्रैंकियल सैक में लटके रहते हैं। ब्रैंकियल सैक एक सबसे बड़ा स्पेशियस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कई गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा उपस्थित हैं जो कि ट्रांसवर्स रो में स्थित हैं। ब्रैंकियल सैक फिर ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस आगे इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन फिर आगे रेक्टम में खुलती है। रेक्टम एनस द्वारा बाहर क्लोएका में खुल जाता है। इंटेस्टाइन की जो लिम्स हैं उसके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लीवर के 2 लोब दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम इस चित्र में देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। लीवर थर्ड मानिया का लीवर एक लार्ज डार्क ब्राउन बाइलोब डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में है जो कि एक बड़े लेफ्ट लोब तथा बना हुआ है जो कि स्टमक के दोनों तरफ अटैच्ड रहते हैं। लीवर कई ट्यूब्यूल्स या सिका का बना होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में धंसे रहते हैं। ट्यूब्यूल्स जुड़कर 11 से 12 हिपैटिक डक्ट्स बनाते हैं जो कि जो नलिकाएं रूप से स्टमक में खुलती हैं। लीवर का सीक्रेशन में लीवर के सीक्रेशन में एमाइलेज, प्रोटीएज तथा लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। पाइलोरी ग्लैंड यह लंबी ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स से बनी होती है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में खुलती हैं। ये ऑर्गन के समान है। अब हम इसके फीडिंग या डाइजेशन को समझते हैं।
सबसे पहले देखें कि इस हर्टमानिया का फूड क्या है। हर्टमानिया एक माइक्रोफेगस एनिमल है जो कि डायटम्स, प्रोटोजोन्स, अदर पेलेजिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो कि सी वाटर में उपस्थित होते हैं, उनको भोजन के रूप में लेता है। हर्टमानिया एक सीलियरी फीडर है। फीडिंग मैकेनिज्म, स्टिग्मेटा को आश्रित करते हुए जो सीलिया उपस्थित होते हैं, वो लगातार बाहर की तरफ बीट करते हैं या स्पंदन करते हैं, जिसके कारण सी वाटर की धारा अंदर की तरफ ब्रैंकियल सैक में आती है, माउथ और बक्कल कैविटी के द्वारा ब्रैंकियल सैक में आ जाती है। छोटे फूड पार्टिकल्स ब्रैंकियल टेंटिकल्स के चल्ली द्वारा छान लिए जाते हैं और केवल छोटे पार्टिकल्स अंदर ब्रैंकियल सैक में आते हैं। वाटर स्टिग्मेटा द्वारा वापस बाहर समुद्र में निकल जाता है और फूड पार्टिकल्स वह फूड पार्टिकल्स जो कि नीचे की तरफ मिड वेंट्रल वॉल में सैक के मिड वेंट्रल वॉल में नीचे की तरफ धीरे-धीरे सेटल होने लगते हैं, उनको एंडोस्टाइल में उपस्थित लंबे सीलिया ऊपर की तरफ धकेलते हैं। इसी समय एंडोस्टाइल की ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा जो म्यूकस सीक्रेट होता है, वो इनको इन फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ फूड पार्टिकल्स को लपेट कर अपने में एक कॉर्ड की तरह से संरचना बना लेता है। इस प्रकार म्यूकस की शीट पूरे ब्रैंकियल सैक को कवर करती है और फूड पार्टिकल्स को ढक लेती है और बाहर की तरफ धकेलती है, अपने सीलिया के द्वारा बाहर की तरफ धकेलती है। म्यूकस कंटेनिंग फूड जो होता है, वो इस तरह से सिलिंड्रिकल मास के रूप में रोल्ड हो जाता है और डोर्सल लैमिना की तरफ धकेला जाता है। डोर्सल लैमिना के लैंगुएट्स इसको एक रज्जु के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार म्यूकस या श्लेष्म रज्जु जो कि भोजन से भरी हुई है, ईसोफेगस तक लेकर जाया जाता है। अब डाइजेशन, ईसोफेगस से फूड स्टमक में जाता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव फ्लूइड जो कि लीवर से सीक्रेट होता है, उपस्थित होता है। यह लीवर के जूस में एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्टमक में जो पाइलोरिक सिक्रेशन होता है, वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है और इसका सिक्रेशन उसी तरह का इसमें सिक्रेशन उसी तरह का होता है जैसे कि वर्टिब्रेट के पैनक्रियाज में होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। फूड जो है वो लीवर में स्टार्च ग्रेन के रूप में स्टोर रहता है। इसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्लोएका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आज हमने इसमें हर्टमानिया के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसके बाकी बचे हुए सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।